देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 349 मापा गया है। वहीं 39 में से 2 मॉनिटरिंग स्टेशन का AQI का स्तर 400 के पार निकल गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। जहांगीरपुरी में AQI 412, बवाना में 401 मापा गया है। और दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों को बैन करने में इतनी देरी क्यों की गई। खबर पर कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं असीम मनचंदा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 400 के पार है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आप बताइए दीपावली पर बैन के बावजूद पटाखे क्यों बजे। आज दिल्ली सरकार ने बताया कि उसने 14 अक्टूबर को पटाखों के ऊपर बैन लगा दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने बैन लगाने में काफी देरी की, हो सकता है कि लोगों ने अपने पास पहले से ही पटाखे स्टोर कर लिए हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार, जो शुद्ध वायु है वो आदमी का एक मूलभूत अधिकार है और कोई भी धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप प्रदूषण फैलाएं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि आप पटाखों के ऊपर स्थायी बैन लगाने पर फैसला लें और 25 नवंबर तक इस बात के ऊपर आपको फैसला लेना होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। उसने दिल्ली पुलिस से कहा कि आपने पटाखों पर बैन लगाने में कोई भी खास कदम आपने नहीं उठाए, महज कुछ मामलों को लेकर के खानापूर्ति यहाँ पर की गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR के जितने भी राज्य हैं उनसे पूछा कि आप बताइए आपने प्रदूषण रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 नवंबर को दोबारा से करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने शपथ ले ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 51वें चीफ जस्टिस के तौर पर राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। CJI संजीव खन्ना ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जगह ली है। बता दें कि नए CJI दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवराज खन्ना के बेटे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश HR खन्ना के भतीजे हैं। जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक चलेगा। और अब बात करते हैं चुनावी दंगल की खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी योगी के इस बयान को झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में जमकर इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़े पहनकर बंटोगे तो कटोगे जैसा बयान देते हैं। कौन एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। या तो सफेद कपड़े डाल या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। खड़गे के बयान के बाद बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है।
वहीं समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन किया है। एसपी नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी जी साधु सन्यासी हैं, मर्यादा में रहकर बोले तो अच्छा होगा। तो हम उनसे यही अनुरोध करते हैं कि एक मुख्यमंत्री का जो आचरण होता है और वो भी एक साधु सन्यासी हैं, तो मर्यादा के बीच बात करें तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि बांटने की साजिश को नाकाम करना होगा। पीएम मोदी स्वामीनारायण मंदिर के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि लालच देकर बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस साजिश को नाकाम करना होगा। कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझें, उस संकट को समझें और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित करना ही होगा। हमें मिलकर के नाकाम करना होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर नारा चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा नारा था देश एक रहेगा तो सेफ रहेगा, बटेगा तो कटेगा। हम पूरे देश को एक रखने की बात करते हैं। वो देश में अपने एक भक्तजनों के समूह को देखते हैं और उनको कहते हैं भक्तों तुम एक रहो तो सेफ रहोगे। हम पूरे देश के लिए कहते हैं कि देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा, देश बटेगा तो देश कटेगा। ये हमारा नारा है। हमारे नारे तो चुराते रहते हैं, हमारे नेता चुराए, हमारे नारे चुराए, हमारी मैनिफेस्टो चुराया। ये चोरों की जमात है साहब। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि महाविकास आघाड़ी उनकी सरकार की योजनाओं की नकल कर रही है। इसके अलावा शिंदे ने उद्धव और आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे और हिंदुत्व की विचारधारा को उनकी पार्टी आगे बढ़ा रही है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो नतीजों के बाद इस पर फैसला होगा। एकनाथ शिंदे के साथ ये खास इंटरव्यू देखिए। कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे भैया हम तो दे रहे हैं। अभी वो उनको पता चला है कि लाडली बहना उनका भट्टा गुल करने वाली है, उनको घर बिठाने वाली है, और इसीलिए अभी 3000 का महालक्ष्मी, लक्ष्मी को पहले नाराज करके अभी महालक्ष्मी योजना, अभी हमारी लक्ष्मी बहनें जो है वो कड़क लक्ष्मी है, उनको बराबर फटकार देगी। और ये बिल्कुल लाडली बहना ने तय कर लिया है कि महायुति की सरकार आएगी और हमारी योजना सब शुरू रहेगी। ये भरोसा हम पर है, उन पर नहीं है। सर, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है जो आज दिन पोस्टर्स महाराष्ट्र में छप रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, एक है तो सेफ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि काटने का काम भी और बांटने का काम भी दोनों आपकी सरकार करती है, बीजेपी करती है। देखो, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे लिया जाता है उस पर डिपेंड है। आज यहाँ पर एक होकर यूनिटी कर हमें लोकशाही में इस चुनाव में सामने जाना है। हमें ज्यादा सब इकट्ठा होकर वोट करना है, वोट शेयर बढ़ाना है, वोट परसेंटेज बढ़ाना है। तो ये क्या गलत? वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो गवर्नमेंट भी सभी मशीनरियां काम करती है। तो मुझे लगता है, और ये हमारी सरकार जो है, हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट 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 और इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी कनेक्टिविटी और स्किल्ड मैन पावर और वेलफेयर स्कीम के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। सर, यहाँ पे महाविकास आघाड़ी खासकर उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी एक ही मुद्दा लेके चल रहे कि आप धोखे से गए, आपने पार्टी चुरा ली, सिंबल चुरा लिया। ये कितना इफेक्ट करेगा सर इस चुनाव प्रचार में? ये बचकानी बात है। ये बच्चे लोग कहते हैं मेरा ये चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया, मेरा वो चुराया। अरे चुराने क्या था? वो क्या सोए थे? क्या सोए थे? मैं कहता हूँ लोकशाही में, डेमोक्रेसी में
मेजोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। आज हमारे पास मेजोरिटी है, विधायक उनके पास कितने हैं, हमारे पास कितने? देखो हमारे पास 50 विधायक आए, उनके पास 13-14 विधायक रह गए, 13 सांसद आ गए, लाखों कार्यकर्ता आ गए और कई सैकड़ों हजारों पार्षद आ गए। तो पार्टी किसकी है? तो मेजोरिटी के बलबूते पे इलेक्शन कमीशन ने हमें सिंबल दे दिया, पार्टी दी, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे शिक्कामोर्तब कर दिया, मोहर लगा दी। तो जब उनके फेवर में रिजल्ट आता है वो अच्छी एजेंसी, जब उनके फेवर में नहीं आता वो गलत एजेंसी हो जाती है। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा, ये हमने प्रूव भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी के विचार को तरोड़ मरोड़ दिया उन्होंने, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। अभी हमने उनको उनके विचार को आगे बढ़ा रहे, उनके आदर्शों पे काम कर रहे हैं। उनका क्या आदर्श था? डेवलपमेंट, लोगों को भूखे को रोटी, कपड़ा, मकान दो, वही तो हम कर रहे हैं। और इसलिए ये मेरा चोरैया, वो मेरी चोरी, दूसरा आता क्या उनको? आरोप लगाने के सिवा उनके पास क्या है? बताओ, एक भी काम बताओ कि हमने ये करके दिखाया है। तो मुझे आरोप लगाने, दिन रात आरोप लगाते, गालियां देते, सब कुछ देते, लेकिन लोगों को ये नहीं पसंद। इसलिए लोकसभा में उनके खिलाफ और हमारे बाजू में लोगों ने रिजल्ट दिया है। बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है वाले नारों पर क्यों छिड़ी है सियासी संग्राम? आज चुनाव अड्डा में इसी पर बड़ी चर्चा होगी शाम 7:57 पर। और अब करते हैं मार्केट की बात। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 10 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 7 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। कमजोर बाजार में भी लेकिन निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड्स पर टिका हुआ है। कम से कम अक्टूबर के म्यूचुअल फंड आंकड़े तो यही कह रहे हैं। डिटेल के साथ यतीन मोता लाए हैं पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल, और अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो एसआईपी की याद आती है। एसआईपी की बात करें तो 25,000 करोड़ रुपए मंथली एसआईपी का रिकॉर्ड आपको नवंबर के महीने में बनता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी शानदार आपको डेटा आता हुआ दिखाई पड़ा है। जो अक्टूबर का डेटा आया है उसके हिसाब से रिकॉर्ड कलेक्शंस आपने म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखा, और एमफी ने जो नवंबर में डेटा दिया है उसके मुताबिक आपको 25,000 करोड़ से ज़्यादा की एसआईपी अक्टूबर के महीने में होती दिखाई पड़ी है। जहाँ तक लगातार 44 महीने एसआईपी इन्फ्लोज और इक्विटी इन्फ्लोज की बात है वो तो बरकरार है ही। और अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो जो कुल मिला के लार्ज कैप फंड्स हैं यहाँ भी इक्विटी इन्फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप फंड्स में भी आपको एलोकेशन बढ़ता हुआ नजर पड़ा है। कुल अक्टूबर में इक्विटी इन्फ्लो लगभग 41,865 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई पड़ा, और इसमें अगर हम देखें तो ईटीएफ्स में आपको लगभग 13,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन आता हुआ दिखा। अगर हम सेक्टोरल थीमेटिक फंड की बात करें या स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ थोड़ा बहुत सिक्वेंशियली और मंथली बेसिस पे इन्फ्लो घटा है। लेकिन अगर अब एनएफओस की बात करें तो लगभग 14,575 करोड़ रुपए मोबिलाइज हुए हैं, और ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा अक्टूबर में जो एसआईपी इन्फ्लो है वो आंकड़ा है 25,323 रुपए, जो कि एक रिकॉर्ड है। ओवरऑल अक्टूबर का महीना काफी हेल्दी रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, जहां इक्विटी एयूएम और ओवरऑल जो नए एनएफओस लॉन्च हुए हैं यहां काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। इधर जोमेटो में अब आप किसी के कैंसिल ऑर्डर को किफ़ायती कीमत पर ले सकते हैं। जोमेटो ने एक नया फीचर फूड रेस्क्यू लॉन्च किया है। इससे अब कैंसिल हुए ऑर्डर्स का खाना आसपास के कस्टमर्स को सस्ते में मिलेगा। ये खाना ओरिजिनल और अनटैम्पर्ड पैकेजिंग में होगा। खबर पर डिटेल दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर फूड रेस्क्यू डाला है जोमेटो ने अपने ऐप में। इसमें एक ऑप्शन रहेगा, अगर आप इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो आपके आसपास की सराउंडिंग में 3 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई व्यक्ति फूड कैंसिल करता है तो उसके 3 किलोमीटर के एरिया में लोगों को एक पॉपअप मैसेज जाएगा कि ये फूड आइटम कैंसिल हुआ है, और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, मसलन कोई चीज़ अगर 260 रुपये की है तो 130 रुपये में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, और अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो फिर वो आपको तुरंत डिलीवर हो जाएगा। इसमें अधिकतर जो कैंसिलेशन होते हैं कई बार जो फूड प्रिपेयर होता है उस दौरान होते हैं, या फिर कई बार जब डिलीवरी एजेंट लेके निकल चुका है उसके बाद भी जो है ये कैंसिलेशन होते हैं। इसका जो अमाउंट होगा जो मिलेगा वो
उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो ओरिजिनल जिसने कैंसिल किया है उसके पास जाएगा और बाकी जो परसेंटेज है वो जाएगा रेस्टोरेंट के पास। इसमें 2-3 चीज़ें जोमेटो का कहना है कि वेजिटेरियन जिन्होंने ऑप्शन ऑप्ट किया है उनके पास सिर्फ वेजिटेरियन कैंसिलेशन का ही जो है वो मैसेज जाएगा। इसके अलावा जो पेरिशेबल आइटम बहुत ज़्यादा है, मसलन आइसक्रीम है, शेक है, इनको ये एलिजिबल नहीं होंगे कैंसिलेशन के लिए। तो कुछ सेगमेंट में ये जोमेटो से लागू करने जा रहा है। जोमेटो का कहना है कि 4 लाख से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल होते हैं, उनमें एक सब्सटैंशियल परसेंटेज को बचाने की ये कोशिश है। आज रात 10:50 पर विस्तारा की आखिरी उड़ान भरी जाएगी। एयर इंडिया से मर्जर के बाद अब विस्तारा की सभी उड़ानें एयर इंडिया ब्रांड के तहत होंगी, मगर विस्तारा के अलग कस्टमर एक्सपीरियंस को बरकरार रखा जाएगा। खबर पर डिटेल दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, 2015 में जो यात्रा शुरू हुई थी विस्तारा की, वो आज आखिरकार खत्म होने जा रही है। आज रात 10:50 पर विस्तारा की आखिरी फ्लाइट होगी और कल से सारी फ्लाइट्स इसकी एयर इंडिया के नाम से जानी जाएगी। 10:50 पर मुंबई से दिल्ली की फ़्लाइट आज है रात को, जो विस्तारा की आखिरी फ़्लाइट होगी। और ट्रांजिशन के लिए विस्तारा ने कई सारी तैयारियां की हैं। सबसे पहले तो विस्तारा और एयर इंडिया ने यह वादा किया है कि जो विस्तारा का कस्टमर एक्सपीरियंस था वो उसे बरकरार रखेंगे और विस्तारा की फ़्लाइट्स को AI2 नाम से अब जाना जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई फ़्लाइट UK 955 थी तो वो AI2 955 होगी। इन फ्लाइट्स में विस्तारा का जो कस्टमर एक्सपीरियंस है, जो अलग तरह की सर्विसेज हैं, उन्हें बरकरार रखा जाएगा। एयरपोर्ट्स पे अगर आप जाते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों में जो स्टाफ है उनकी संख्या बढ़ाई गई है। वो आपको गाइड करेंगे कि जो विस्तारा की फ़्लाइट है वो अब एयर इंडिया की हो चुकी है, कहाँ जाएं, क्या करें, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही एयरपोर्ट पे जो कियोस्क है, शुरुआत में जो काउंटर्स हैं वहाँ पर दोनों की ब्रांडिंग रहेगी, विस्तारा की भी रहेगी, साथ में एयर इंडिया की ब्रांडिंग रहेगी। धीरे धीरे से पूरी तरह से एयर इंडिया के ब्रांड में तब्दील कर दिया जाएगा। इसके अलावा लॉयल्टी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो विस्तारा के लॉयल्टी मेंबर्स हैं, उनकी ऑटोमेटिकली जो उनके लॉयल्टी पॉइंट है वो अब एयर इंडिया की जो महाराजा लॉयल्टी पॉइंट है उसमें ट्रांसफ़र हो सकेंगे। और जो लोग नहीं चाहते हैं ऐसा, उनके पास ऑप्ट आउट करने का एक ऑप्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से एक फुल सर्विस कैरियर के रूप में विस्तारा ने अपनी पहचान बनाई थी, इसके बाद विस्तारा के अंत के बाद अब देश में सिर्फ एक ही फुल सर्विस कैरियर एयर इंडिया बच जाएगी। अनचाही कॉल्स पर रोक लगाने के लिए ट्राई की कोशिशें जारी है। 1 दिसंबर से अनचाही कॉल्स पर लगाम लग सकती है, ऐसा कहना है ट्राई के चेयरमैन अनिल लाहोटी का। हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने उनसे खास बातचीत की है। अनसॉलिसिटेड कॉल्स को लेकर के कई सारे आपने कदम उठाए हैं। रेगुलेशंस जो है ट्रेसेबिलिटी का 1 दिसंबर से लागू होने वाला है। उम्मीद करें कि अनसॉलिसिटेड कॉल्स खत्म हो जाएंगी तब। On the unsolicited calls, a large number of steps have been taken by TRAI, which included, the commercial calls which were coming from registered telemarketers as well as from the unregistered telemarketers. And on the registered telemarketers, there has been a significant control on the unsolicited commercial calls, and whatever issues were there, those have also been addressed, by way of doing a very detailed audit of the various headers and content templates, etc. In respect of the unregistered telemarketers, where the people were using the normal personal numbers for making commercial calls, we have already taken, as you are aware, in the month of August, we issued a stringent directive to all the telecom companies that if it is found that any entity is misusing these resources, then all their numbers allotted to them, which could be running into hundreds, should be disconnected, and the entity should be blacklisted and should not be given numbers by any other telecom service providers. This has proved to be very effective. Already more than 18 lakh numbers have been disconnected, which were found to be misusing the number, and more than 800 entities have been blacklisted. So this is, I think, and the impact of this action is quite visible. और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गुजरात के 40 लाख किसानों से बनी संस्था
गुजकोमा सोल ने देश का पहला ऐसा जनरल स्टोर खोला है जहां किसानों के खेत से चीजें खरीदकर लोगों को किफायती दामों में बेची जाती हैं। क्या है गुजको मार्ट जनरल स्टोर और इसकी विशेषता जानने के लिए स्टोर मैनेजर उदय पटेल से खास बातचीत की संवाददाता केतन जोशी ने। आपने जनरल स्टोर और किराने की दुकान तो देखी होगी, लेकिन ऐसा स्टोर पहली बार है क्योंकि किसान जो अपने खेत में उत्पाद तैयार करता है उनका पैकिंग करके यहाँ रखा जाता है और सीधे ग्राहकों को दिया जाता है। क्या है कोऑपरेटिव सेक्टर से चलने वाले भारत के पहले स्टोर की खूबी जानते हैं। बताइए इसकी क्या खूबी है। गुजको मार्ट की खूबी वही है कि जो गुजको मार्ट स्कूल के साथ 40 लाख प्लस जितने भी किसान जुड़े हुए हम लोग उससे डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं माल और उनको अच्छे दाम मिले और कस्टमर तक वो वही प्रोडक्ट कम दाम पर पहुंचे, वही हमारा प्लस पॉइंट है। क्या हमने ऑर्गेनिक का भी ख्याल रखा है? हाँ, हमने पूरा ऑर्गेनिक का ख्याल रखा। हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स है सब ऑर्गेनिक से। हमारा जो गोल है वही ऑर्गेनिक से। हम और भी हेल्थ की प्रोडक्ट बना रहे हैं 25 प्लस जो नियर बाय हमारे स्टोर्स में उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, तो अभी गुजको मासोल की यही एक मंशा है कि ऐसे कई सारे स्टोर सिर्फ गुजरात में नहीं पूरे देश में खोले। अब अगर ऐसा हो जाता है तो किसानों का जो दर्द है कि उनको उनकी प्रोडक्ट के सही दाम नहीं मिल रहे, उनका तो निपटारा होगा ही, साथ ही साथ अच्छे दामों में आपको ऑर्गेनिक चीजें भी मिल जाएगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और दिल्ली में प्याज की कीमतें सेंचुरी के करीब पहुंच गई हैं और होलसेल में प्याज की कीमतें 5 साल के उच्चतम स्तर पर है। खबर की पूरी अपडेट दे रहे हैं असीम मनचंदा। प्याज एक बार फिर लोगों की आंसू निकाल रहा है। इस वक्त दिल्ली में प्याज की कीमतें 90 रुपए से 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। पुराना प्याज मंडियों से लगभग गायब हो गया और नया प्याज बाजार में अभी आना ही शुरू हुआ है, लेकिन इसकी आवक काफी कम है। राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों से प्याज आता है, लेकिन सितंबर में बारिश हुई थी जिसकी वजह से प्याज की थोड़ी सी फसल खराब हुई थी। इस वक्त अगर मैं प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव की बात करूं तो वहां प्याज 51 रुपए से लेकर के 58 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जो कि अपने 5 साल का सबसे ज्यादा उच्चतम स्तर है। एक, प्याज की आवक कम हुई है। दूसरा, सरकार ने इस बार प्याज के ऊपर से मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटा दिया था, साथ ही जो ड्यूटी थी उसको भी 20% तक कम कर दिया था। लिहाजा व्यापारी बांग्लादेश जैसे देशों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक नया प्याज नवंबर अंत तक बाजार के अंदर आएगा और उसके बाद ही लोगों को महंगे प्याज से राहत मिलेगी। और लंबे इंतजार के बाद मारुति ने सुजुकी डिजायर की 4थी जनरेशन वाली न्यू मारुति डिजायर को लॉन्च कर दिया है। न्यू मारुति डिजायर की कीमत 6,79,000 से शुरू होती है। इसमें कुल 4 वेरिएंट है, साथ ही 7 कलर्स का ऑप्शन है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहे, जुड़े रहे सोशल मीडिया से। नमस्कार।